Hello students, today we will see the part 2 of basics of network analysis. Part 1 में हम देख चुके हैं चार्ज, करंट, वोल्टेज, ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस. जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर के पार्ट 1 वीडियो देखें और ये पार्ट 2 कंटिन्यू करें. ओके, इन दिस वीडियो, इन पार्ट 2 of basics of network analysis, we will be learning about inductors. Okay, and to be very honest, we will be discussing everything about inductors. चाहे वो टाइप्स की बात हो, चाहे एप्लीकेशंस की बात हो, इंडक्टेंस फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट VI रिलेशनशिप्स, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो. ओके, और हम सॉल्व करेंगे आज के इस लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इंडक्टर्स. ओके, जिसमें उसमें पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, VI रिलेशनशिप पे क्वेश्चंस होंगे, इंडक्टेंस फॉर्मूला पर क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको कराऊंगा. साथ ही साथ आज मैं आप लोगों को दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनको आप होमवर्क क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. ओके, ये आप सॉल्व करेंगे तो आपकी कमांड और बढ़ेगी. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के एस्पेक्ट में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडक्टर से. ओके, व्हाट इज इंडक्टर? सो एन इंडक्टर इज a passive element designed to store energy in the form of magnetic field. Okay, and what are the applications? So it is used in various systems like electronic systems, power systems. Okay, mainly used in power supplies, transformers, radios, TVs, radars and electric motors. Okay, there are various types of inductors. Okay, and उन सभी टाइप के इंडक्टर्स के लिए हम डिफरेंट सिंबल्स यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पर ये सिंबल्स हैं. ओके, फॉर एयर कोर we have this symbol, for iron core, ferrite core and variable core inductors के लिए हमारे पास ये symbols. ओके, एयर कोर इंडक्टर क्या होता है? बेसिकली इट इज नथिंग बट, देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एयर कोर इंडक्टर है. एक्चुअली इंडक्टर इज नथिंग बट अ कॉइल. ओके, अगर आप उसे किसी कोर पर वाउंड नहीं कर रहे हैं देन इट इज एक्चुअली एयर कोर्ड कॉइल. ओके, विच इज दिस. ओके, बट अगर आपने कोर लिया हो, जैसे आप ये नीचे अगर डायग्राम में देख पा रहे हैं, कोई कोर है जिसपे आपने वाउंड कर दिया वायर, देन इट इज अ कोर्ड इंडक्टर, है ना. ये कोर आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्स आर देयर, राइट. अब हम देखना चाहेंगे कि इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड से क्या रिलेशन है भाई, ठीक है ना. तो उसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा जो हम हमारी एलिमेंट्री फिजिक्स में हम पढ़ते हैं. ओके, वी नो दैट whenever there is a current carrying conductor, okay, a magnetic field will be produced around it. Okay, so अगर करंट का डायरेक्शन ये है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होती है, क्या मैं उसका डायरेक्शन बता सकता हूँ? यस, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल मैं बता सकता हूँ कि जो फ्लक्स होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी. सो वो ये होगी अभी इस एग्जाम्पल के लिए. ओके, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं इस वायर की जगह, अगर मैं यहाँ पर एक कॉइल यूज़ करता हूँ, अगर मैं इस वायर में कुछ टर्न्स बना देता हूँ, ओके, एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अगर मैं कराता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर एक फ्लक्स होगा जिसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगेन विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल. ओके, और उसके हिसाब से भी डायरेक्शन इस पर्टिकुलर केस के लिए भी सेम होगी. और लेट अस से दैट फ्लक्स इज phi2. Now we know that this flux phi2 will be much larger than flux phi1. That means अगर खाली एक वायर में से करंट जा रहा है और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी वीक मैग्नेटिक फील्ड, और एक कॉइल से जो प्रोड्यूस होगी वो होगी आपकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि फ्लक्स से ही हम बताते हैं. ओके, एकमात्र कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो गई है. इसे फर्दर स्ट्रांग अगर करना है तो हम इसमें कोर भी लगा सकते हैं. ओके, वो फेरो हो सकता है, फेरिट हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स एप्लीकेशन. ओके, सो
क्या यहाँ पर जो कॉइल हमने बनाई है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स लेट अस सपोज n है, ये फ्लक्स फाई है एंड I है, क्या इन तीनों के बीच में कुछ रिलेशन है? हाँ जी, इनके बीच में रिलेशन है। चलिए उसे देखते हैं क्या है वो। सो दैट रिलेशन इज द फ्लक्स लिंकेजेस। ओके, क्या फ्लक्स linkages psi, okay, flux linkages psi is proportional to the current flowing through the coil. Okay, what is this flux linkages? It is nothing but product of number of turns and phi, n phi. So n phi is actually proportional to current flowing through the coil, and it can also be written as n phi is equals to Li, where this L is nothing but, where this L is nothing but the constant of proportionality, and it can be written as n phi by I. Okay, and what will be the unit of this L or inductance? Okay, this L is nothing but inductance. Okay, so this will be Weber per एम्पियर। देखिए नंबर ऑफ टर्न्स के कोई यूनिट नहीं होता है, फ्लक्स का होता है वेबर, करंट का होता है एम्पियर, एंड वेबर पर एम्पियर इज नथिंग बट हेनरीज ओनली। सो इंडक्टेंस की यूनिट होती है हेनरीज। ओके, चलिए अब इंडक्टेंस को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। चलिए, व्हाट इज इंडक्टेंस नाउ? सो इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडक्टर विच एग्जिबिट्स opposition to the change of current flowing through it. Okay, so inductor actually doesn't allow sudden change in its current because of its magnetic field. Okay, चलिए now देखिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, ये भी एयर कोर, आयरन कोर, फेरेट कोर एंड वेरिएबल कोर के हैं। ओके, ये जो है आजकल ये वाले सिंबल्स भी यूज किए जा रहे हैं, इसलिए आपको ये बताने की कोशिश की गई है। ओके, क्या अंतर है भाई? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो देखिए, जो आपको पहले दिखाया था उसमें कुछ इस तरह से कॉइल बनाई जाती थी या फिर सिंबल बनाया जाता था। ये वाले जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ इस तरह से बनाए जाते हैं। ये दोनों वैलिड हैं, दोनों गलत नहीं है। ये जो है थोड़ा सा न्यूअर है। ओके, ये कुछ नया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। जिस तरह से हमने पार्ट 1 वीडियो में देखा था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो उसके डायमेंशंस पर, कंडक्टर की डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। लाइक इट इज प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ओके, तो यहाँ पर ये इंडक्टेंस भी क्या इसकी कॉइल की डायमेंशन पर डिपेंड करता है? यस, हम देखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल करता है। और यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने यहाँ पर आप देखिए, अगर एक कॉइल है जिसकी लेंथ L है, इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स N है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कॉइल का बोलें या फिर इस कोर का बोलें A है। ओके, तो इन दैट केस द इंडक्टेंस is actually proportional to square of the number of turns in the coil. It is directly proportional to area of the cross section of the coil, and it is inversely proportional to the length of the coil. Okay, अब आप देखेंगे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस was directly proportional to length but इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ओके, इसको कंबाइन करके मैं लिख सकता हूँ L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर A अपॉन L। ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज L इज इक्वल्स टू म्यू n स्क्वायर A अपॉन L, where this mu is constant of proportionality, and this is known as permeability. And what is the unit of this permeability? Okay, ये हम निकाल सकते हैं इस ऊपर वाले रिलेशन से। this will be like L into L divided by n square A. Okay, so what is the unit for inductance? It is Henry. What is the unit for length? It is meter. What is the unit for number of turns? Nothing. What is the unit of area? It is meter square. So the final unit will be Henries per meter. Okay,
Now remember that this permeability is actually product of two permeabilities. It is product of absolute permeability and relative permeability. Okay, now the value of absolute permeability is 4 pi into 10 raised to the power minus 7 Henry per meter, and this mu r is nothing but relative permeability, and it depends upon the type of core we use. Okay, for air it is 1. Okay, if we use air core inductor, then its mu r will be 1, and it can be 1600 to 2000 for iron cores. ओके, सो यहाँ पर हमने रिलेशन स्टैब्लिश किया बिटवीन इंडक्टेंस एंड इट्स डायमेंशन, विच इज L इज इक्वल्स टू म्यू n स्क्वायर a अपॉन L. ओके, सो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि एक कॉइल का अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया, ओके, और लेंथ डबल कर दी तो इंडक्टेंस क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को. ओके, दीज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, बट हमें अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे जब हम देखेंगे वी रिलेशनशिप के बीच में पावर और एनर्जी के फॉर्मूलाज हम देखेंगे इंडक्टर के लिए. ओके, और हम कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. ओके, चलिए, तो अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं वी रिलेशनशिप फॉर इंडक्टर. वी रिलेशनशिप. Okay, with the help of Faraday's law we can actually derive it, but I am directly writing it here that this inductor voltage, let us say this is some inductor and a current is flowing, let us say this I is flowing here. Okay, and the voltage across this will be VL. Okay, if the current direction is like this, so plus minus polarity will come out like this. Okay, and there is a relation between this VL and I, and which is this VL or voltage across inductor is proportional to the rate of change of current flowing through it, time rate of change of current flowing through the coil. Okay, now this can also be written as L di by dt. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हम डिराइव कर सकते हैं with the help of Faraday's law and with some other techniques. Okay, but ये जो relation हमें मिला है, this is very very important. This is very very important. VL is equals to L di by dt. Okay, अब हमने part 1 वीडियो में भी देखा था, whenever we have such relation we can find out the other parameter, like this current through inductor, let us say that is IL. Okay, now will be equal to 1 upon L minus infinity to T VL dt. Okay, and हमने लास्ट वीडियो में भी ये किया था, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 VL dt plus 1 upon L integration 0 to T VL dt. ओके, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार कि नेगेटिव टाइम का क्या सिग्निफिकेंस है. ओके, सो चलिए डायरेक्टली मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ. दिस इज नथिंग बट इनिशियल करंट इन द इंडक्टर. दिस इज इनिशियल करंट. ओके, ये हम समझ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में. ओके, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये, तो उसको थोड़ा देर जा करके पार्ट 1 वीडियो देखना चाहिए. ओके, चलिए, सो यहाँ पर हमने रिलेशन मिल गया है VL और IL का एक दूसरे के साथ. दिस इज कॉल्ड VI रिलेशनशिप. ओके, सो इस रिलेशनशिप को अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो देखिए कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं.
चलिए ग्राफ एक लेते हैं. Okay, so if we take VL here and di by dt here, okay, then what will be the relationship between this VL and di by dt? So it's a direct proportional relationship. Okay, so this will be looking like this. This will be a straight line passing through. This will be a straight line passing through origin. Okay, मैं इसे बना देता हूँ इस तरह से. Okay, this will be a straight line passing through origin. Okay, ये same relationship हम दिखा सकते हैं. सेम रिलेशन हम दिखा सकते हैं इन बिटवीन. बिटवीन. हम थोड़ा इसे स्पेस बढ़ा लें. चलिए, यस, देखिए द सेम रिलेशन निकल सकती है. हमने जो एक और रिलेशन देखा है विच इज बिटवीन phi एंड करंट I. ओके, या फिर आप यहाँ पर psi लिख सकते हैं n phi विच इज फ्लक्स लिंकेज, एंड दैट इज नथिंग बट सेम एज लीनियर रिलेशनशिप. That is why inductor is also a linear element. Okay, what will be this slope? This slope will be L. What will be this slope here in VI relationship? This will be L. Okay, this will be the case, right? Now ये हमने देख लिया relationship. तो what are the formulas? देख लीजिए एक बार. VL is equals to L DIL by dt है, di by dt मैं बोल देता हूँ. And what will be I will be equal to 1 upon L integration minus infinity to t VL dt. इस पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे. ओके, सो अब इसके बाद हम देखेंगे पावर थ्रू एन इंडक्टर. ओके, सो व्हाट इज पावर फर्स्ट ऑफ ऑल? सो पावर इज नथिंग बट time rate of change of energy. Basically it is measured in watts, and mathematically it can be written as P is equals to dW by dt. It is time rate of change of work done or time rate of change of energy. Okay, unit is in watts. This W represents work done or it represents energy, like that. Okay, unit will be joule here. Okay, so this will be joule per second. Joule per second is nothing but watts. Okay, now let us modify this relation. Okay, little bit. Okay, let us suppose this P is equals to dW by dt, and let me multiply and divide the same relation with dq. Okay, then what it will become? क्या हो जाएगा ये? This will become dw by dq into dq by dt. ये मैथमेटिक्स में हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं. Okay, and tell me what is dw by dq and what is dq by dt? Yes, it is nothing but this power is nothing but V into I now, because V is nothing but dW by dQ and di is nothing but dQ by dt. So power can always be evaluated with the help of this formula V into I. Okay, what is V and I here? These are instantaneous values of voltage and current. Instantaneous values. Okay, what will be the unit now? This will be watt again. Okay, so अगर हम देखें जो अभी हमने रिलेशन निकाला है V और I का फॉर इंडक्टर, सो उसके हिसाब से हम पावर निकाल सकते हैं. पावर विल बी इक्वल टू, लेट अस
assume this is VL, and I can be written as integration of VL, or we can simply write it as L di by dt and I. इस फॉर्मूले को इस तरह से लिखना हमारे लिए एक एडवांटेज होगा, हम देखेंगे आगे हमें ये बहुत काम में आएगा। ओके, हम पावर के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। यहाँ आप देख रहे हैं अगर ये डी आई बाई डी टी विच इज़ वॉट चेंज इन करेंट, whenever there is no change in current, whenever there is no change in current का मतलब whenever di by dt is equals to 0, there will be no power consumed in the inductor, right? सभी को ठीक लग रहा है ये बात? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एनर्जी। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, whenever there is no change in current, power is 0। देखेंगे हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज एनर्जी। ओके, सो जिस तरह से हमने रिलेशन निकाला था वी एल वॉज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। ओके, सो जब भी हमें इस टाइप का रिलेशन मिलता है तो हम आई निकालते हैं, राइट? आई निकाल लेते हैं हम किस तरह से, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड्स और हमें मिल जाता है आई। सो जब हमें पावर मिल चुका है डी डब्ल्यू बाई डी टी, सो यहाँ से हम एनर्जी निकाल सकते हैं, एनर्जी इज डब्ल्यू। ओके, एंड ये निकाल सकते हैं किस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, राइट? आप इसको यहाँ पर अगेन माइनस इन्फिनिटी टू सम इंस्टेंट ऑफ टाइम टी ले सकते हैं या फिर इंडेफिनिट भी रख सकते हैं फॉर्मूला निकालने के लिए मात्र। ओके, सो this is again a very important formula. Okay, this can be written as T. Okay, for inductor we can write it as L di by dt into I into dt, right? So this W or this energy का फॉर्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? जैसे हम बोलते हैं कि भाई ये मैथमेटिक्स में भाई ये डी टी से डी टी अगर कैंसिल आउट हो गया तो इसको आप लिख सकते हो कुछ इस तरह से, दिस डब्ल्यू विल बी, एल तो कांस्टेंट है आपका। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी टू टी, दिस कैन बी रिटन एज डी आई आई। ओके, दिस आई इज नो। ओके, नाउ आपको ये टाइम लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। ओके, दिस टाइम लिमिट आपको चेंज करनी पड़ेगी। सो अगर हम इसे इंडेफिनिट रख लेते हैं तो चलिए उसको हमें डिराइव करना आसान रहेगा। ओके, इसको हम इंडेफिनिट रख लेते हैं। ओके, नाउ इफ वी डिराइव इट व्हाट वी विल गेट, एल विल बी कमिंग आउट एज, सॉरी दिस इंटीग्रेशन विल बी कमिंग आउट लाइक दिस, आई स्क्वायर बाई 2। ओके, इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, देखिए फॉर्मूला निकालने के लिए हमें इंडेफिनिट सॉल्व करना होगा, पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। ओके, सो टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट एंड एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर हमें इसको इंडेफिनिट सॉल्व करना पड़ा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। सो इसको ही हम लिखते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दिस इज नथिंग बट हाफ एल आई स्क्वायर इज नथिंग बट एनर्जी of an inductor. Okay, this is the formula, very important formula, आपको ये आना ही चाहिए। ओके, इसके बेसिस पर ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड। चलिए, सो हम यहाँ पर ये कुछ 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना, 1 2 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। द करंट थ्रू 0.1 हेनरी इंडक्टर इज दिस, ओके, एंड फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। ओके, तो उसने क्या क्या मांगा है भाई, उसने मांगा है, ओके, करंट इज गिवन, उसने मांगा है वोल्टेज बताइए। तो वोल्टेज के लिए हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एल डी आई बाई डी टी, वेरी इजी। ओके, और उसके बाद उसने पूछा है हमसे कि एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा, तो भाई एनर्जी हमने इंडक्टर के लिए निकाली है हाफ एल आई स्क्वायर।
इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। एनर्जी है हाफ Li², राइट। सो हमें L भी गिवन है, ओके, हमें L भी गिवन है, हमें I का फंक्शन भी गिवन है, राइट। सो लेट अस फाइंड VL फर्स्ट, लेट अस फाइंड VL फर्स्ट। क्या होगा भाई VL, देखते हैं। सो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, गलती नहीं करनी है। L इज 0.1 हेनरी, तो इसको हमने 0.1 एज इट इज रख दिया। व्हाट विल बी द ti/dt, so differentiation of 10t into e to the power minus 5t, okay, differentiation of this, okay, with respect to time आपको करना है, आपको यहाँ पर वोल्टेज मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस। 0.1 इंटू यहाँ पर आपने लिया बाहर 10 आ गया, फिर उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, -5 to the power -5t, and then plus second वाला function as it is -e to the power -5t into t का हो जाएगा 1, with respect to time हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट। सो ये हो जाएगा 1, सो दिस इज 1, उसको छोड़ देता हूँ मैं। उसके बाद इसको मैं लिख सकता हूँ e to the power -5t -5t into e to the power -5t। ओके, चेक करते चलिएगा कहीं गलती ना हो जाए भाई। ओके, चलिए देखें इसे यहाँ पर, क्या मैं यहाँ पर कुछ कॉमन ले सकता हूँ? यस, e to the power -5t कॉमन ले सकते हैं, फिर बचेगा 1 - 5t। ओके, और यही आपका होगा आंसर टू दी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। ओके, इसके बाद फर्दर तो सॉल्व हो नहीं रहा है, दैट मीन्स दिस इज दी आंसर। ओके, देखिए अब वो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर पूछता कि भाई t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे बताओ, तो आप यहाँ पर t की वैल्यू 1 रख देते और सॉल्व कर लेते, बट अभी हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें नहीं पूछा गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं, एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी क्या होती है, क्या रिलेशन है भाई, क्या फॉर्मूला है एक्चुअली WL का? WL इज एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर, so WL is nothing but half into L into I²। okay, so half into L is 0.1 into I कितना है? I उन्होंने दिया है 10t e to the power -5t। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। दिस विल कम आउट एज 0.5, ओके, दिस इज 1/2 इंटू 10 और 0.1 किया तो 1 हो गया, इंटू t। ओके, इसका पूरा स्क्वायर करना है सर, राइट, दिस इज I। ओके, इसका स्क्वायर लेना है बच्चों, ठीक है ना। सो दिस विल बिकम 10/2, this will be t², this will be e to the power -10t। okay, so this will be coming out as 5t² e to the power -10t। again ये आपका in terms of t है, so this is जनरलाइज solution और जनरलाइज वैल्यू ऑफ इंडक्टर एनर्जी। अगर आपको t इज इक्वल टू 1 बोल देते कि 1 सेकेंड पे बताइए, 4 सेकेंड पे बताइए, तो आप बस वो t का वैल्यू लाइक 1 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, 4 सेकेंड सब्सटीट्यूट कर दीजिए, मिली सेकेंड सब्सटीट्यूट कर दीजिए, राइट, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, ये मैंने एग्जाम्पल लिया ताकि आपको जनरलाइज में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, राइट। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा, दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, राइट, चलिए अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें एक वेवफॉर्म दी हुई है। ओके, इसमें हमें बोला गया है कि डिटरमाइन एंड ड्रॉ इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस 3 हेनरी इंडक्टर इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज एज शोन इन बिलो फिगर। देखिए भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जरूर मार्क कर लीजिए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज फार एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। ओके, जितने भी बच्चे IES वाले हैं, गेट वाले हैं, राइट, जो AE की तैयारी कर रहे हैं, ओके, या फिर जितने भी बच्चे AS इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल रख करके देना चाहते हैं, उनको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द सेम थिंग, सेम क्वेश्चन जो हमसे लास्ट में पूछा गया। देखिए, लास्ट में हमसे पूछा गया था कि भाई
देख लीजिए फिर से कुछ एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया, हमें करंट का फंक्शन दिया हुआ था, उसके बाद हमसे वोल्टेज पूछा था। ओके, यहाँ पर एक्चुअली आपको फंक्शन नहीं दिया है, आपको पूरा का पूरा करंट का फंक्शन ड्रॉ करके दिया हुआ है। ओके, पूरा ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, तो आपको एक्चुअली यहाँ से पहले फंक्शन निकालना होगा और उसके बाद आपको वोल्टेज तो हमेशा क्या होना है बच्चा, ठीक है ना, वोल्टेज इज ऑलवेज L di/dt, इट इज ऑलवेज लाइक दैट। ओके, आपको I चाहिए, आपको L चाहिए, आप I के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे, आपको वहां से VL मिल ही जाना है। ओके, हाँ, प्रॉब्लम इज कि इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आपको सॉल्व करना है तो आपको ये फंक्शन बनाते आना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत ही कन्वेंशनल मेथड जो हम जानते हैं उससे सॉल्व करना सिखाऊंगा, और फिर हम देख सकते हैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करना, इसको सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, थोड़ा स्पेस बढ़ा लेते हैं। देखिए, ये जो आपको करंट का फंक्शन दिया हुआ है ये एक्चुअली कुछ नहीं है बट ये जो है आपका बच्चों स्ट्रेट लाइन ही बनी हुई है जो कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स के साथ है। ओके, सो क्या हमें इक्वेशन याद है कि हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या इस फॉर्मूले से नहीं लिख सकते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। देखिए, मैं आपको कन्वेंशनल अप्रोच बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कन्वेंशनल अप्रोचेज ऐसी होती हैं कि आप कभी नहीं फंसते हैं उसमें। ओके, अगर उन्हें आपने प्रॉपर एग्जीक्यूट किया है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होता है, ठीक है ना। ट्रिक्स तो कभी फेल भी हो सकती हैं, कभी आप गड़बड़ी उसमें कर सकते हैं, बट कन्वेंशनल अप्रोच आपकी जब होती है तो आपको गड़बड़ी होने के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। ओके, सो देखिए, ये है हमारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। इसे ही यूज करके हमें यहाँ पर फंक्शन लिखना है आई ऑफ टी का। ओके, सो देखिए यहाँ पर आई ऑफ टी -1 से 0 के बीच में, यहाँ पर देखिए आई ऑफ टी के कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं, देखिए बच्चों जरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। सो देखिए वाई एक्सिस पर है मेरा आई, तो दिस वाई विल बी माई आई, ओके, एंड y1 विल बी द कोऑर्डिनेट एट दिस पॉइंट। ओके, मैं इसको एक काम करता हूँ, पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर पूरी तरह से इसको बना देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास -1 एक्स एक्सिस, 0 y कोऑर्डिनेट, देन 0 x कोऑर्डिनेट एंड 1 y कोऑर्डिनेट है बच्चों, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, क्या हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। सो y माइनस y1 कितना है भाई? y1 इज 0, ओके, एंड y2 कितना है? y2 इज 1, y1 इज 0, x2 कितना है? x2 इज 0 माइनस x1 कितना है? x1 इज -1। ओके, व्हाट इज x हियर? दिस x इज अ वेरिएबल, ओके, विच इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो होगा दैट इज t हियर। ओके, सो हमने यहाँ पर लिया t माइनस x1 है कोऑर्डिनेट, तो x1 का कोऑर्डिनेट है -1, सो -1 माइनस दिस विल बिकम पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पर मैं I लिख सकता हूँ, दिस विल कम आउट एज दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज t प्लस 1। देखिए, ये हमारा फंक्शन निकला है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक के लिए निकला है बच्चों? ये हमारा फंक्शन निकला है व्हेन टाइम इज -1 to 0। ओके, राइट, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ टाइम। ओके, लेट अस से let us suppose, okay, at t is equals to -1, the value of this I should be 0, right? So अगर हम t की वैल्यू है -1 रखते हैं तो हम देख रहे हैं -1 + 1 will be 0। दैट मीन्स हमने जो इक्वेशन बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अच्छा, चलिए अब आते हैं अपन 0 से लेकर के 2 तक। 0 से लेकर 2 तक यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, इसका मतलब ये जो लाइन होगी ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक ये जो फंक्शन है आई ऑफ टी, इट इज नथिंग बट, ओके, दिस आई इज नथिंग बट 1 ओनली। ओके, दिस इज फिक्स्ड। कहाँ से कहाँ तक बच्चों? 0 से लेकर के
2 सेकेंड्स तक। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे लास्ट वाली लाइन। चलिए इसको भी मैं फिर से एक बार यहाँ पर बना देता हूँ, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। देखिएगा ज़रा ध्यान से, कुछ इस तरह से लाइन दिख रही है बच्चों, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, देखिए यहाँ पर है 2,1, ओके, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट, ओके, एंड देन इट इज 3,0, वाई 0 हो गया भाई, ठीक है ना। इस लाइन के लिए फिर से आप यूज करिए, फटाफट मैं लिख रहा हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इस लाइन की इक्वेशन को यूज करके आप फंक्शन i निकाल सकते हैं। दिस विल बी i माइनस 2 इज इक्वल्स टू y2 विच इज 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 minus 2 into t minus 2, राइट। सो फटाफट बताइए क्या बन रहा है भाई इक्वेशन, इससे क्या निकल के आ रहा है आई का फंक्शन। देखिए ज़रा, ये क्या आएगा, आई माइनस 2 इज इक्वल्स टू, दिस विल बी नेगेटिव, ओके, माइनस 1, सो माइनस टी प्लस 2, okay, and this I can be further written as minus t plus 4, okay, okay, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या ये सही बना है, इसको चेक हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो आया है फंक्शन आई का, वो आया है बिटवीन 2 and 3 सेकेंड्स, ओके। सो इसको हम वेरीफाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यू t is equals to 2, okay, so it will be minus 2 plus 4, minus 2 plus 4 will be what, that will be 2, so क्या i का वैल्यू 2 है उस टाइम पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या i का वैल्यू 2 है उस टाइम पर, देखें ज़रा, नहीं, ये तो 1 है। when t is equals to 2, when t is equals to 2, this is 1, ओके, दैट मीन्स आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है बच्चों, राइट। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, देखिए ज़रा कहाँ गलती हो गई है, यस, यहाँ पर गलती हो गई है। देखिए ज़रा, यहाँ क्या लेना था हमें, यहाँ पर हमें लेना था y1, बट हमने ले लिया गलती से x1, सो दिस विल बी इक्वल टू, एक्चुअली नॉट -2, दिस विल बी इक्वल टू -1, एंड दिस विल बी नॉट 4, दिस विल बी एक्चुअली 3, ओके। सो हम अपनी मिस्टेक को ठीक करते हैं, और देखिए अगर हम इसको वेरीफाई नहीं करते बच्चों तो क्या होता, हम मान लेते जो हमने आया है वो एकदम सही आया है और उसके बेसिस पर आप उसको सॉल्व करते और आपका सब कुछ गलत हो जाता। वेरीफाई ज़रूर करिए अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो, ओके। सो करंट का फंक्शन मुझे मिल गया है ये, ओके। चलिए इसको फिर से वेरीफाई करते हैं, एट टी इज इक्वल्स टू 3, -3 plus 3 will be 0, so this I is equals to 0, हाँ भाई वैलिड है। at t is equals to 2, I is equals to 1, यस वैलिड है, हाँ भाई ये भी ठीक है, भी ठीक है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो सही बना है। चलिए आगे समझते हैं कि अब हमने करंट के सारे फंक्शन निकाले, इसके अलावा जो इंस्टेंट है बच्चों उस पर तो करंट 0 है, राइट। तो चलिए फंक्शन को हम लिखते हैं, करंट का फंक्शन लिख देते हैं, ओके, क्या होगा ये, आई जो हमें मिला है इट इज, चलिए आई पहला फंक्शन क्या था, -1 से 0 पर, -1 से 0 पर ये था t प्लस 1, सो इट इज t प्लस 1 बिटवीन -1 एंड 0, इट इज 1 from 0 to 2, and it is minus t plus 3 from 2 to 3, elsewhere it is 0, तो मैं लिख देता हूँ, चलो elsewhere, ओके। जहाँ हमें ये मिल गया इसका मतलब हमारा बहुत बड़ा काम ख़त्म हो गया भाई। अब ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही बचा है और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आई अगर मुझे मिल गया है, मतलब करंट अगर मुझे इंडक्टर के थ्रू मिल गया है, तो डेफिनेटली मैं
फाइंड आउट कर सकता हूँ VL, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। कैसे होगा भाई? यस, वी नो दैट द रिलेशन VL इज इक्वल्स टू L di बाई dt, राइट। सो मैं इन हर इंस्टेंट के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा करंट को और L से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताइए L का क्या वैल्यू दिया हुआ है? L इज 3 हेनरी गिवन, राइट। चलिए मैं चेंज करता हूँ कलर। सो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, अब आप कर सकते हैं, इतना तो आसानी से हो जाएगा। ओके, सो देखिए पहला वाला फंक्शन अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो इट विल बी 1 ओनली। तो 1 इंटू 3 विल बी 3 अ वैल्यू ओनली, राइट। अब 1 को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो दैट विल बी 0, तो 0 बिटवीन 0 एंड 2 ये 0 हो गया। हाँ, अभी मैं माइनस टी प्लस 3 को डिफरेंशिएट करूंगा, दैट विल बी -1। डिफरेंशिएशन -1 इंटू 3 करूंगा तो -3 हो जाएगा, और 0 है तो 0 ही रहेगा, एल्स वेयर इट इज 0, राइट। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये -1 से 0 के बीच में, एंड 0 से 2 के बीच में 0 आ रहा है, 2 से 3 के बीच में इट इज -3, एल्स वेयर इट इज 0। ओके, तो चलिए अब इसको हमने डिटरमाइन तो कर लिया है, हमारा आधा काम तो हो गया। अब उन्होंने कहा इसको ड्रॉ भी करिए, राइट। तो चलिए इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। इसके लिए मैं उसी के पास ले जाता हूँ। ओके, चलिए हम इसको यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। चलिए किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं भाई? जो लिखा हुआ है उसको ड्रॉ करना बहुत ही आसान काम है भाई। जो इक्वेशंस हैं, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको आप ड्रॉ तो आसानी से कर सकते हैं मेरे ख्याल से। ओके, सो लेट अस अज्यूम ये आपका हो गया -1, it is 0, it is 1, it is 2, it is 3, and this is 4 like this, 1 2 3 4 like this. Okay, and here it is now VL or V simply, and here it is time. Okay, so देखते हैं भाई कैसा बनेगा, बताइए। सो हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यूज हैं 3 0 -3, इसको ड्रॉ करना है। 3 इज अ कांस्टेंट नंबर, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, दिस विल बी 3 वोल्ट्स। ओके, एंड देन ये 0 हो गया, अप टू 2 इट इज 0, 2 से 3 के बीच में ये -3 है। ओके, तो ये -3 और फिर 0 हो गया, ये से 0 हो गया। ओके, तो दिस इज अगेन -3 वोल्ट्स। ओके, सो इस तरह से दिखेगा। सो इस तरह से वोल्टेज वेवफॉर्म दिखेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बच्चों, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, बस करंट का फंक्शन, जिसको आप इक्वेशन भी बोलते हैं कई बार, वो फाइंड आउट करना है, और उसके बाद सिंपली VL का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है, निकालना है, और जो भी इक्वेशन बन रही है उसको आपको ड्रॉ करते आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज अब यहाँ पर खाली VI रिलेशनशिप या फिर एनर्जी स्टोरेज वाला काम नहीं है। ओके, यहाँ पर आपको एक DC नेटवर्क दिया हुआ है जिसमें इंडक्टर दिया हुआ, लेट अस अज्यूम दिस इज L1 इंडक्टर, दिस इज L2 इंडक्टर। इसमें आपसे पूछा गया है कि बताइए जो करंट्स जा रहे हैं इन इंडक्टर्स के थ्रू, तो यहाँ दिया तो नहीं है, तो हम मान लेते हैं लेट अस दिस इज करंट I1 एंड दिस इज करंट I2। ओके, अब अगर DC सोर्स लगता है हमारे इंडक्टर्स के साथ या फिर इंडक्टिव नेटवर्क में, तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं हम उसे जानना चाहेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, हमें पता है कि VL इज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों। VL इज di by dt, and tell me for DC source whether it is di by dt or it is dv by dt. Okay, there is no change actually in current or voltage, so di by dt is 0. Yes, come on,
Okay, so di by dt is 0. When di by dt is 0 for DC networks, okay, so this VL will be 0. When VL is 0, that means inductors are acting as short circuits. भाई सिर्फ इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होंगे, रेजिस्टेंस तो वहीं रहेंगे। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। क्या कि डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर्स जो होते हैं वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं। उसके पीछे लॉजिक हमने ये देख लिया। एक लॉजिक आप एसी के थ्रू भी बता सकते हैं अगर आपने वो पढ़ा होगा तो, कि भाई व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस, इट इज ओमेगा एल। ओके, व्हाट इज ओमेगा, इट इज 2 pi fl. What is f for DC? It is 0. Frequency of source, okay, DC source is 0, right? So XL will be again 0 ohms. 0 ohms means short circuit only, right? I hope आपको समझ में आ रहा होगा। हम दोनों तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। ओके, ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। अगर ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा तो चलिए इस सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं, देखते हैं कैसा दिखेगा। ओके, बैटरी इज देयर ऑफ 18 वोल्ट, इंडक्टर विल बी शॉर्ट सर्किटेड, राइट? सो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। रेजिस्टेंस विल बी एज इट इज। रेजिस्टेंस तो डीसी हो चाहे एसी हो, सब पर ओके सेम बिहेवियर देता है भी रेजिस्टेंस। तो बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, मैंने जो एक्सप्लेन किया इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको दिए हैं। दिस इज 9 ohms, दिस इज 3 ohms, दिस इज 6 ohms एंड दिस इज 18 volts। ओके, उन्होंने जो पूछा है वो है यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 हमने माना है तो I1 मान लेते, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I2। ये करंट्स पूछे हैं और करंट्स पता चल जाएंगे तो हम एनर्जी स्टोर्ड तो बाय डिफॉल्ट पता कर सकते हैं, हाफ LI स्क्वायर्स, नॉट अ बिग डील। ओके, तो चलिए ये बताइए सबसे पहले तो कि ये 9 ओम रेजिस्टेंस पैरेलल में आ रहा है एक शॉर्ट सर्किट के, तो इसके साथ क्या होने वाला है? क्या कोई इससे करंट जाने वाला है, कभी भी फ्लो होगा क्या? नहीं। जो सारा करंट यहाँ आ रहा होगा वो इस और इस शॉर्ट सर्किट से जाएगा, क्योंकि करंट चूजेस और फॉलोज लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। तो अगर उसको 0 रेजिस्टेंस मिल रहा है तो डेफिनेटली सारा करंट यहाँ से जाएगा। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ये जो ब्रांच है हमारी, ओके 9 वाली, ये ओपन हो गई। ओके, अब हमारे पास सर्किट कुछ इस तरह से है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे करंट एक I1 है, करंट एक I2 है। ओके, एंड ये जो 3 ओम रेजिस्टेंस है, चलिए मैं इसको फर्दर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना? कई बच्चे पहली बार देख रहे होते हैं, अब नए नए स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली बार नेटवर्क एनालिसिस सीख रहे होते हैं, तो उन्हें सर्किट रीड्रॉ करते नहीं बनता है। तो चलिए देखिए सर्किट, आपको सर्किट रीड्रॉ करते आना चाहिए बच्चों। नेटवर्क एनालिसिस में जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन होगा, जितना अच्छा आप समझ पाएंगे कि नहीं ये सर्किट इस तरह से भी बनाया जा सकता है, तो आपको जो सबसे आसान लगता है सर्किट को उस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट में कोई अंतर नहीं है। 18 वोल्ट, दिस इज 6 ohm, दिस इज 3 ohms like this. Okay, here it is current I1, here it is current I2. ओके, तो ये तीनों एलिमेंट्स सोर्स एंड दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली करंट निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? यस, डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। ये करंट कितना होगा ये बताइए। दिस करंट विल बी 18/3 विच इज 6 एम्पियर। ओके, एंड ये बताइए ज़रा ये कितना होगा I2 विल बी नथिंग बट 18/6 विच इज 3 एम्पियर्स। ओके, सो अगर आपके पास ये देखिए यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर अगर आपके पास
नोड है यहाँ पर, अगर ये इनकमिंग करंट I1 है, I2 आउटगोइंग है, दिस इज 3 एम्पियर, दिस इज 6 एम्पियर आउटगोइंग, दैट मीन्स इनकमिंग करंट कितना होगा, सम ऑफ द आउटगोइंग करंट्स ओनली, सो दिस विल बी 9 एम्पियर्स। ओके, सो हमारे पास करंट थ्रू इंडक्टर 1 इज 9 एम्पियर्स। सो इसके थ्रू एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, लेट अस से W1 में नाम दे देता हूँ हाफ। बताइए इसका इंडक्टर का क्या वैल्यू था, जरा देख लेते हैं। इट इज 2 मिली हेनरी। सो 2 मिली मीन्स 2 इंटू 10⁻³ एंड I स्क्वायर, सो I is 9, okay, so 9 square it is, so this will become, a cancel out हुआ, this will be 810, okay, so this will be half L, so 81 मिली जूल्स। ओके, ये आंसर हो गया, क्योंकि 10⁻³ है तो मैंने उसको मिली में लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास है I2, ओके, वो कितना निकला, 3 एम्पियर्स निकला भाई, ठीक है ना। इसके लिए हम निकालेंगे एनर्जी W2 विच इज़ हाफ L, उसके लिए L है 4 मिली हेनरी, सो दिस विल बी -4 इंटू 10⁻³ इंटू square of 3 I square, okay, so this will come out as 2, okay, this is like cancel out हो गया, 2 हो गया, 2 और 9, okay, 9 into 2 is 18, so 18 millijoule, okay, this is 18 millijoule। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा है। आप लोग सब साथ में अगर सॉल्व करेंगे तो शायद और भी अच्छा सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन हमने ये भी सॉल्व कर लिया। जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ना, आप देखेंगे दोबारा, ओके, और सीखेंगे, फाइंड आउट करेंगे कहीं हमने फिर से मिस्टेक तो नहीं कर दी है ना, या फिर हम और कुछ नई टेक्निक भी लगा सकते हैं क्या। ओके, चलिए, और प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिन्हें मैं होमवर्क क्वेश्चंस कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया हुआ है 1 मिली हेनरी इंडक्टर के लिए कुछ करंट दिया हुआ है, तो टर्मिनल वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर्ड, ये हमने किया है, आप कर सकते हैं इसे। आपको एक करंट वेवफॉर्म दे दी है जिसमें आपको वोल्टेज स्केच करना है, ठीक है ना। तो आप ये क्वेश्चन भी, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं, आपसे बनेगा बिल्कुल, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन दिया है आपको, इसमें करंट गिवन है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। इसमें देखिए जरा, इसको पढ़ते हैं। फिगर शोज द करंट इन अ कॉइल इफ द वोल्टेज फ्रॉम 0 to 2 milliseconds is 100 volts, then what is the value of L? This is very very important questions, very very important questions। ये कुछ अलग क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज नॉट रेगुलर क्वेश्चन, ओके। सो चलिए आप ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा, और अब हम देखेंगे द वेरी लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, ओके। जैसा कि हमने कहा कि हम इंडक्टर के बारे में सारी चीज़ें देखेंगे, ओके। सो लास्ट सेगमेंट में मैंने रखा है प्रैक्टिकल इंडक्टर, ओके। सो देयर आर 2 representations for an practical inductor, ओके। तो पहली बात तो आइडियल इंडक्टर क्या होता है। आइडियल इंडक्टर वो होता है जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, बट हम जानते हैं इन फिजिकल सिस्टम्स, ओके, और फिजिकली या फिर प्रैक्टिकली इंडक्टर विल डिसिपेट सम पावर, डेफिनेटली, राइट। सो हमारे पास प्रैक्टिकल इंडक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं, ओके। सो फर्स्ट वन इज दिस, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों, ओके, बट अभी आप देखिए कि 2 रिप्रेजेंटेशंस किस तरह से हैं हमारे पास। जो फर्स्ट वाला रिप्रेजेंटेशन है, इसमें सिर्फ एक स्मॉल वैल्यू ऑफ आर सीरीज में ऐड हो जाता है या हो गया है, ओके। बट आप दूसरे वाले को देख रहे हैं, इसमें कैपेसिटेंस भी लिया है,
भाई इंडक्टर में कैपेसिटेंस कैसे, ये कैसा रिप्रेजेंटेशन हुआ? इंडक्टर में कैपेसिटेंस तो नहीं होना चाहिए, बट ये होता है और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जल्दी जल्दी देखेंगे। ओके, ऑलरेडी 1 घंटा होने पर आया है, तो जल्दी फिनिश करते हैं। देखिए, इन फर्स्ट केस, ओके, इन फर्स्ट केस ये जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हमने एक स्मॉल आर लिया है। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ, देखिए सारे इंडक्टर जो होते हैं बच्चों वो कॉइल से बनते हैं, और कॉइल होती है कंडक्टिंग मटेरियल की। ओके, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज वाई दिस इज द रिप्रेजेंटेशन 1। ओके, सीरीज आरएल सर्किट। ओके, सो अगर आपको कोई कहता है कि देयर इज अ कॉइल, ओके, ऑफ 2 हेनरी विद 0.01 ओम रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि भाई ये प्रैक्टिकल इंडक्टर है और इस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन है। बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जो रिप्रेजेंटेशन नंबर 2 है ये मोर जनरलाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। ओके, हम देखेंगे कि इससे नंबर 1 वाला रिप्रेजेंटेशन कैसे आया। ओके, सी दिस रिप्रेजेंटेशन इज वैलिड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है? और ये सी आया कहाँ से? तो देखिए, ये सी इज नथिंग बट दिस कैपेसिटेंस इज बिकॉज ऑफ दिस इंटरटर्न कैपेसिटेंसेस। ओके, जो इंटरटर्न्स हैं मतलब टर्न्स के बीच में कैपेसिटेंस डेवलप हो जाता है। ओके, और उनके कारण हम एक इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सी बता रहे हैं कि कैपेसिटेंस होता है, हमने मान लिया। ओके, और ये कैपेसिटेंस हायर फ्रीक्वेंसीज पर ज़्यादा कंसिडरेबल होता है। एट लोअर फ्रीक्वेंसीज यू कैन नेग्लेक्ट इट। ओके, एट लो फ्रीक्वेंसी, ओके, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, ऐसा क्यों हो रहा है इसको बस समझते हैं 1 मिनट में। ओके, देखिए हम जानते हैं कि व्हाट इज XC। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज 1/ωc। व्हाट इज ओमेगा? हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है, इट इज 2πfc हो जाएगा। सो एट लोअर फ्रीक्वेंसी व्हेन f is low, this XC will be very high. Okay, because this C is very small, right? It is in like nanofarad. Okay, so this XC will be like in 10 raised to the power 10 or 10 raised to the power 8 ohms में होगा। Okay, so जो कि बहुत ज़्यादा होगा। Okay, अगर XC ज़्यादा हुआ तो आप बताइए क्या करंट इससे फ्लो होगा? Then in that case current will not flow through the capacitor, it will only flow through this L and R वाला रीजन। ओके, सो इसी से आपका एक्चुअली बन जाता है रिप्रेजेंटेशन नंबर 1। ओके, सो दिस रिप्रेजेंटेशन नंबर 1 इज ओनली यूज्ड फॉर लो फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। ओके, नाउ अब देखते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे पिक्चर में आएगा। यस, व्हेन F इज वेरी हाई, लेट अस से it is like 10 megahertz. Okay, if it is 10 megahertz, then this capacitance, okay, this capacitance is like some microfarad. Okay, in that case अब जो XC होगा उसकी वैल्यू प्रीवियस केस के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में तो कम होगी, राइट? और ये कंसिडरेबल भी होगी। एंड इन दैट केस आपका जो करंट होगा वो कैपेसिटर्स के थ्रू भी जाने की कोशिश करेगा, और आपके जो कॉइल का एक्चुअल फंक्शन होना चाहिए था वो अफेक्ट अभी होगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया कि हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन कब यूज़ करेंगे और प्रैक्टिकल इंडक्टर क्या होता है। ओके, हमने देखा कि हमें जो नेटवर्क एनालिसिस में यूज़ करना है बच्चों, वो क्या है? वो रहेगा हमारा लो फ्रीक्वेंसी वाला रिप्रेजेंटेशन, विच इज़ दिस। ओके, और प्रैक्टिकल इंडक्टर में एनर्जी स्टोर भी होती है और डिसिपेट भी होती है। ऑलवेज रिमेंबर लाइक दैट। ओके, क्योंकि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हो गया आपका ये L, डिसिपेट करने के लिए हो गया R। ओके, तो चलिए आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैपेसिटेंस। ओके, ये देखिए हम देखेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, और
उससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन हम देखेंगे। मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पर हिंट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आप ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए होमवर्क क्वेश्चंस, ये आप सभी सॉल्व करेंगे। कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स आपको कमेंट करना है। कोई डाउट आता है आप उसको कमेंट में जाके पूछ सकते हैं बेझिझक। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग। थैंक यू।